हेलो गाइस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो हम बेसिक अकाउंट्स पर चर्चा कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में लेखांकन सिद्धांतों पर चर्चा की थी और कुछ लेखांकन सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक हमने समझा था। चलिए और कुछ लेखांकन सिद्धांत आगे के हम समझ लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने व्यवसायिक इकाई अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा और चालू व्यवसाय अवधारणा पर चर्चा की थी। अगली अपनी अवधारणा होगी लेखांकन अवधि अवधारणा। किस संबंध में चर्चा कर रहे हैं सर? हम लेखांकन सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं और इन लेखांकन सिद्धांतों का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखांकन सिद्धांतों को क्या कहा जाता है सर? लेखांकन सिद्धांतों को कहा जाता है गैप यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। और इसमें इसको दो भागों में हमने बांटा था, अवधारणाएं और परंपराएं। अवधारणाओं के अंतर्गत 3 अवधारणाएं हो चुकी है। चौथी जो अवधारणा हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी होगी सर? चौथी अपनी अवधारणा है लेखांकन अवधि अवधारणा। कौन सी अवधारणा सर? यहां पे हमें पढ़ना है लेखांकन अवधि अवधारणा। ये लेखांकन अवधि अवधारणा क्या कहती है? देखिए, आपने इससे जस्ट पहले एक अवधारणा पढ़ी थी, चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा हमें क्या बताती थी कि सर जो बिजनेस होता है, जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस की जो लाइफ होती है, यानी इसका जो जीवन काल होता है, ये क्या होता है सर? ये निश्चित नहीं होता। ये अनंत काल तक, एक लंबी अवधि तक बिजनेस चलता जाएगा। इसकी जो लाइफ की अवधि होती है वो बहुत लंबी अवधि के लिए व्यापार चलता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जीवन काल का कोई अंत नहीं है। ये एक इनडेफिनिट टाइम तक बिजनेस चलता रहता है। तो मान लो ये बिजनेस, सपोज करो ये बिजनेस आपका 50 साल तक चलेगा, आगे 50 वर्ष तक चलेगा, या आपका 25 वर्ष तक चलेगा, या 20 वर्ष तक चलेगा। तो क्या ऐसा होगा कि आप 50 साल पहले कोई बिजनेस शुरू करो और उसके लाभ हानि की जानकारी आप 50 साल बाद जब बिजनेस बंद करोगे तभी प्राप्त करोगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है? बिजनेस की जो अवधि होती है, कि जो बिजनेस की लंबी अवधि है, ये 20 साल, 25 साल, 50 साल, जितनी भी लंबी अवधि है, जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा ही नहीं है कि इसकी अवधि कितनी होगी, यानी कि एक लंबी अवधि के लिए बिजनेस को चलाया जा रहा है। और इस बिजनेस की अवधि को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सामान्यतः कितने होते हैं सर? 12 माह के प्रत्येक टुकड़ा होता है। यानी व्यवसाय की लंबी अवधि को हम सामान्यतः 12 माह की प्रत्येक अवधि के अंतर्गत विभाजित कर देते हैं। तो 12 माह की अवधि में इस व्यवसाय की पूरी जीवन काल को हमने विभाजित कर दिया। तो व्यवसाय की जो लंबी अवधि है, जो अनंत जीवन काल है व्यवसाय का, उस अनंत काल को हम 12 महीने के एक अंतराल में हम विभाजित कर देंगे। और इस अंतराल में विभाजित करने का हमारा उद्देश्य क्या होगा? इस अंतराल को में विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह होगा कि सर 12 महीने, प्रत्येक 12 महीने से हम क्या करेंगे? अपने व्यवसाय के परिणामों की जानकारी प्राप्त करेंगे। और अपने व्यवसाय की जो स्थिति होगी, कौन सी स्थिति सर? वित्तीय स्थिति जो भी होगी, उस वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे 12 महीने से। तो इस 12 महीने की अवधि से हम अपने वित्तीय परिणाम और वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें आगे की अवधि के लिए क्या लेना पड़ेगा? कोई ना कोई निर्णय हमें आगे की अवधि के लिए लेना होगा। तो ये जो 12 महीने की अवधि है, जिसमें हमने वित्तीय परिणामों और वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी, इस अवधि के लिए, इस 12 महीने की अवधि को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ये लेखांकन अवधि अवधारणा क्या कहती है कि भैया आपके जीवन, चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार आपके व्यवसाय की जो एक लंबी अवधि है, उसको आप सामान्यतः 12 महीने के पीरियड्स में क्या कर दो? बांट दो। और प्रत्येक 12 महीने के पीरियड से आप अपने व्यवसाय के परिणामों, यानी कि लाभ हानि को
और अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को पता करते रहो, ताकि एक 12 महीने से अगले 12 महीने के अंतर्गत जब आप अगले 12 महीने के लिए कोई निर्णय लेना चाहे तो ले सकते हैं, और 2 अवधियों का तुलनात्मक अध्ययन भी आप कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लेखांकन अवधि अवधारणा क्या कहती है कि आप अपने पूरे व्यवसाय की पूरी अवधि को, जितनी भी अवधि अनंत काल तक जो व्यवसाय चल रहा है, उस अनंत अवधि को आप क्या कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में 12-12 महीने के टुकड़ों में विभाजित कर दो, और प्रत्येक अवधि के अंत में आपको अपने लाभ हानि की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो हम यहां लिखेंगे लेखांकन अवधि अवधारणा के अनुसार क्या कार्य किया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार इस अवधारणा के अनुसार क्या कार्य किया जाता है। सबसे पहले तो चालू व्यवसाय अवधारणा के अंतर्गत जो जीवन काल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करो, और फिर व्यवसायिक क्रियाओं के परिणाम, अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक क्रियाओं या फिर लेन देनों भी लिख सकते हैं, लेन देनों के परिणाम तथा वित्तीय वर्ष के अंत में परिणाम तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी हेतु क्या करेंगे। इस वित्तीय स्थिति की जानकारी हेतु वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते। क्या बनाया जाता है सर? वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष का अर्थ क्या होगा? आपने अपने व्यवसाय की पूरे जीवन काल को 12-12 महीने की अवधि में विभाजित कर दिया है। और हमारे भारत की अगर हम चर्चा करें तो हमारे भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो सामान्यतः 1 अप्रैल से 31 मार्च का लिया जाता है। तो आप यहां लिखेंगे सबसे पहले ये अवधारणा क्या बता रही है सर? ये अवधारणा पहली बात ये बता रही है कि आप व्यावसायिक लेन देनों के परिणाम जानने के लिए और अपनी वित्तीय स्थिति को जानने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाओ। और वित्तीय वर्ष का मतलब क्या है? आपके पूरे व्यवसाय का, आपके व्यवसाय का जो जीवन काल है उस जीवन काल का 12 महीने की जो अवधि है उसको आप वित्तीय वर्ष कह रहे हैं। तो यहां वित्तीय वर्ष का अर्थ क्या होगा? वित्तीय वर्ष जो होगा इसका अर्थ क्या है? ध्यान रखिए, इस वित्तीय वर्ष को हम कई बार लेखांकन वर्ष भी कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वित्तीय वर्ष या लेखांकन वर्ष ये आपके व्यवसाय के जीवन काल की अवधि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो आप क्या कह सकते हैं? यह 12 माह की एक अवधि होती है। 12 माह की वह अवधि है। कौन सी अवधि है? जो कि भारत में सामान्यतः 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। अवधि है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी 31 मार्च जो आने वाली है, आगामी 31 मार्च को समाप्त होती है। समाप्त अगले 31 मार्च, 1 अप्रैल के बाद जो भी 31 मार्च आएगा उस 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। और इस वित्तीय वर्ष में हम क्या करते हैं सर? व्यवसायिक क्रियाओं का परिणाम जान लेते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे इस अवधि के दौरान, इस अवधि के
दौरान किए गए लेन देनों के परिणामों की जानकारी हेतु वित्तीय विवरण या फिर अंतिम खाते भी कह सकते हैं इनको, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात, हम दोनों में पूरी बात मैंने लिख दी है यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष का मतलब होगा 12 महीने की वो अवधि जो हम जिस 12 महीने की अवधि में अपने व्यवसायिक परिणामों को हमें जानना है, और ये आपके पूरे जीवन बिजनेस के पूरे जीवन काल की एक छोटी सी अवधि होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर आपका ये जो आपका जो व्यवसायिक परिणाम है, इस परिणाम का अर्थ क्या होता है? तो देखो आपको ध्यान रखना है, व्यवसाय के परिणाम का अर्थ होता है लाभ या हानि। परिणाम का अर्थ क्या होता है? लाभ या हानि। ये आपके व्यवसायिक परिणाम होते हैं, व्यवसायिक परिणाम होते हैं, लाभ या हानि। परिणाम का अर्थ होगा आपके व्यवसाय को इस अवधि के दौरान लाभ हुआ है कि हानि हुई है। और वित्तीय स्थिति का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर? वित्तीय स्थिति का मतलब होता है कि वर्ष की अंतिम तिथि को आपकी संपत्तियां कितनी है और आपके दायित्व कितने, अर्थात कुल आपकी प्रॉपर्टी बिजनेस की कितनी है और कितने रुपए आपको बाह्य लोगों को भुगतान करने, वही आपकी वित्तीय स्थिति होती है। तो ये था आपका लेखांकन अवधि अवधारणा। तो इस अवधारणा के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है सर? लेखांकन अवधि अवधारणा का सीधा सा एक ही अर्थ है, व्यवसाय के पूरे जीवन काल को 12-12 महीने की अवधि में विभाजित कर देना, क्योंकि उस प्रत्येक 12 माह की अवधि से हम व्यवसायिक क्रियाओं के से जो लाभ उत्पन्न हुए या हानि हुई है, उन लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करनी है। और एक लेखांकन वर्ष के अंतर्गत लेखांकन वर्ष के अंत में जो वित्तीय स्थिति हुई वो हमें पता करनी है, ताकि भविष्य के लिए निर्णय लिए जा सके। तो ये क्या कहते हैं? लेखांकन अवधि अवधारणा होगी। अब दूसरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेखांकन अवधि अवधारणा के बाद अपनी अगली अवधारणा होगी लागत अवधारणा। लागत अवधारणा। अब देखो, जो लागत अवधारणा है इसका दूसरा नाम होता है ऐतिहासिक लागत अवधारणा। ऐतिहासिक लागत अवधारणा भी इसको कहा जाता है। लागत अवधारणा को क्या कहा जाता है सर? लागत अवधारणा को ऐतिहासिक लागत अवधारणा भी हम कह सकते हैं। ऐतिहासिक लागत अवधारणा क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है वो आपको अभी देखिए समझ में आ जाएगा जब लागत अवधारणा पे हम चर्चा करेंगे। तो आपने लास्ट वीडियो में जो चालू व्यवसाय अवधारणा पढ़ी थी, तो चालू व्यवसाय अवधारणा के अंतर्गत मैंने बताया था कि आप जब भी बिजनेस करते हैं तो ये मान के बिजनेस करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो एक लॉन्ग टाइम तक चलता जाएगा। इस साल चलेगा, अगले साल चलेगा, उससे अगले साल 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चलता जाएगा। आपने कभी नहीं सोचा कि उस बिजनेस को बंद कब करना है। तो आप जब भी बिजनेस करते हैं यही मान के बिजनेस करते हैं कि आपका बिजनेस एक लंबी अवधि तक चलता रहेगा, जिसके कारण आपने क्या कहा था उस अवधारणा के अंतर्गत? संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर दिखाया जाता है, ना कि बाजार मूल्य पर। यह बात आपने चालू व्यवसाय अवधारणा के अंतर्गत पढ़ी थी। तो वो सेम बात जो चालू व्यवसाय अवधारणा कह रही थी, वही बात ये लागत अवधारणा कह रही है कि जब भी आप व्यवसाय में उपयोग करने के लिए कोई संपत्ति क्रय करोगे तो उन संपत्तियों को आप लेखा पुस्तकों में जब दिखाओगे, यानी अकाउंट्स बुक में जब उन संपत्तियों को दिखाओगे, तो उनके लागत मूल्य में से ह्रास घटाकर दिखाना है। यानी कि आपको लागत मूल्य पर ही उनको दिखाना है, लेकिन ह्रास जो उस पर लगेगा, जितना उस संपत्ति का आप एक साल में उपयोग कर चुके हैं उतना जो मूल्य उसका कम हो चुका है, कम हुए मूल्य को घटा देंगे, शेष लागत मूल्य आपकी पुस्तकों में दिखा दिया जाएगा। बाजार मूल्य इसमें लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है। तो सेम बात जो आपकी चालू व्यवसाय अवधारणा में कही गई थी, वो सेम बात यहाँ पे कही गई है। तो ये जो अवधारणा आपकी चालू व्यवसाय अवधारणा से मेल खाती है, तो आप यहां लिख सकते हैं सेम वही बात हम लिखेंगे। इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा
के अनुसार व्यवसाय की संपत्तियों को उनके लागत मूल्य, इसको आप प्राप्ति मूल्य भी कह सकते हैं, में से उचित ह्रास घटाकर, ह्रास का मतलब आपने अगर किसी संपत्ति का प्रयोग किया तो प्रयोग करने से उस संपत्ति में क्या आ गई, सब घिसावट हो गई, या फिर कह सकते हैं संपत्ति उपयोग करने से या समय बीत जाने की वजह से संपत्ति के मूल्य में कुछ कमी आ जाती है, तो उसे आप ह्रास कहते हैं। तो आप जैसे ह्रास का मतलब सिंपल सा ही होता है कि आपने जो संपत्ति खरीदी है उस संपत्ति की लागत को एक निश्चित जीवन काल में विभाजित कर देते हैं, तो प्रत्येक वर्ष जितनी संपत्ति का आप उपयोग कर रहे हैं वही उस संपत्ति का ह्रास होगा। तो जितनी संपत्ति का उपयोग कर चुके उतना ह्रास लग जाएगा, शेष संपत्ति आगे के वर्षों के लिए रह गई तो आगे के वर्षों में उसे उपयोग किया जाएगा। तो उचित ह्रास घटाकर प्राप्ति मूल्य में से उचित ह्रास घटाकर लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है। लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है, ना कि संपत्ति के बाजार मूल्य को, मतलब संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है उसको नहीं दिखाएंगे, संपत्ति की लागत को ही दिखाएंगे। बस इस वर्ष हमने जो ह्रास लगाया वो ह्रास घटा देंगे, शेष लागत हम लेखा पुस्तकों में दिखा देंगे। बाजार मूल्य पे संपत्ति को नहीं दिखाना है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हमें कभी भी बाजार मूल्य को नहीं दिखाना है। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी होती है जब हमें बाजार मूल्य को दिखाना होता है, तो कुछ विशेष परिस्थितियां ही ऐसी होगी जब हमें बाजार मूल्य दिखाना, लेकिन सामान्यतः हम क्या करेंगे, संपत्तियों के लागत में से ह्रास घटा के दिखाएंगे। तो व्यवसाय की संपत्तियों को लागत में से उचित ह्रास घटाकर लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है। ये बात सामान्यतः हम उपयोग करते हैं प्राय, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जिन विशेष परिस्थितियों पर हमें संपत्तियों को बाजार मूल्य पे लेके आना होता है, और बाजार मूल्य पे लाके और हम उसके लिए क्या कर देते हैं, बाजार मूल्य पे लेखा पुस्तकों में दिखाते हैं। इस चीज को आप आगे पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे, जिन पर आप चर्चा करेंगे, कक्षा 12 में आप इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, यह उदाहरण हमें क्या कहती है कि भाई आप संपत्ति को लागत मूल्य पर दिखाओ ह्रास घटाकर। छठा जो पॉइंट आपका बनता है वो आपकी अगली जो अवधारणा है वो है द्विपक्षीय अवधारणा। कौन सी अवधारणा सर? द्विपक्षीय अवधारणा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा देते हैं एक बार, फिर द्विपक्षीय अवधारणा को पढ़ेंगे। द्विपक्षीय अवधारणा सबसे इंपॉर्टेंट अवधारणा आपकी है, ये द्विपक्षीय अवधारणा। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो इस अवधारणा को उपयोग में लाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, और इसी अवधारणा के आधार पर हम अपने जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनको दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। अर्थात प्रत्येक जो व्यवहार होता है उसके दो पहलू होते हैं। यह अवधारणा हमें क्या बताती है, द्विपक्षीय अवधारणा, कि व्यापार में जो भी लेन देन होंगे, क्या होंगे सर? व्यापार में जितने भी लेन देन होंगे, क्या होंगे सर? व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों के दो पहलू होते हैं। देखो इस नाम में ही दो पहलू छुपे हुए हैं। व्यापार में क्या होते हैं सर? लेन देन होते हैं, और प्रत्येक लेन देन के पहलू कितने? दो पहलू हैं। देखो यहां पे छुपे हुए हैं लेन और देन, यानी कि प्रत्येक व्यवसाय के दो पहलू हो गए, एक हो गया लेना और दूसरा हो गया देना। समझ में आई बात आपको? यह द्विपक्षीय अवधारणा क्या कहती है, जब भी आपके व्यापार में कोई भी लेन देन होगा तो प्रत्येक लेन देन के दो पहलू हैं। लेन देन नाम अपने आप में दो पहलू छुपाए हुए, लेन और देन, यानी लेना और देना। यानी कि जब भी आप व्यापार करते हो या कोई भी व्यवहार करते हो, व्यापारिक व्यवहार होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो आप जब कुछ लेते हो तो बदले में कुछ जरूर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो
कि आपने अपने व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा सर? हमने फर्नीचर क्रय किया। फर्नीचर क्रय किया रुपए 3000, 3000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो बताओ, आपने अपने व्यापार के लिए फर्नीचर 3000 का खरीदा, तो आपके व्यापार को क्या मिला सर? फर्नीचर मिला। तो फर्नीचर आपके व्यापार ने लिया और बदले में क्या दिया सर? रुपए दे दिए सामने वाली पार्टी से। जब फर्नीचर खरीदा, पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे फर्नीचर की जगह आपने क्या दे दिया सर? रोकड़ 3000 रुपए दे दी। तो फर्नीचर कितने की वैल्यू का लिया सर? 3000 की वैल्यू का फर्नीचर लिया और उधर आपने रोकड़ 3000 भुगतान कर दिए। तो देखिए, ये जो लेन देन हुआ, फर्नीचर क्रय किया रुपए 3000, इस लेन देन का प्रभाव क्या पड़ रहा है सर? लिया फर्नीचर, दिया रोकड़। तो फर्नीचर जो लिया उसकी वैल्यू 3000 थी, जो रोकड़ दिया वो भी 3000 था। तो जब भी आपका कोई व्यवहार होगा या कोई भी व्यापारिक लेन देन होगा, तो उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है लेने वाला और दूसरा होता है देने वाला। तो मतलब ये हो गया कि जब भी आप कुछ लेते हैं तो आपको अवश्य कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। आज नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कल तो देना ही पड़ेगा, अगर उधार में भी आप खरीद लेते हैं तो यहाँ पे दो पहलू हो गए, एक लेने वाला पहलू, एक देने वाला पहलू। और आपको हमेशा याद रखना है, ये जो आपने जो भी कुछ लिया, इस पहलू को, लेने वाला पहलू, इस पहलू को हमेशा आपको डेबिट ही करना होता है, यानी नाम करना होता है। और इस वाले पहलू को हमेशा आपको क्या करना पड़ता है सर? क्रेडिट ही करना पड़ता है, यानी कि जमा करना पड़ता है। क्रेडिट और डेबिट आपने पढ़े थे। हमने पढ़ा था सर, क्रेडिट का, डेबिट और क्रेडिट जो है एक खाते के दो भाग होते हैं। जब हमने आपको लेखांकन शब्दावली पढ़ाई थी, तो लेखांकन शब्दावली में आपको बताया था कि जब भी कोई व्यापारिक लेन देन होता है तो उस लेन देन को हम क्या करते हैं? खातों में रिकॉर्ड करते हैं, खातों में लिख देते हैं। और खाते के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं। जो आपका खाते का दायां जो भाग होता है ये क्रेडिट होता है, और बायां जो भाग होता है इसको हम डेबिट कहते हैं। तो प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसी तरह जो भी व्यवहार होगा, अगर आपने कुछ लिया है तो ये लेने वाला पहलू डेबिट होगा, यानी कि जब आप कुछ प्राप्त करते हो तो उसको किसी न किसी खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हो, और जब आप किसी को कुछ दे देते हो तो दी गई चीज को किसी न किसी खाते के क्रेडिट पक्ष यानी जमा पक्ष में जरूर लिख देते हो। तो प्रत्येक व्यवहार के कितने पहलू हो गए सर? दो पहलू, डेबिट और क्रेडिट हो गए। इनमें से एक पहलू जो लेने वाला है उसको डेबिट करना है, देने वाले पहलू को क्रेडिट करना है। इस प्रकार ये द्विपक्षीय अवधारणा आपको क्या बता रही है? ये अवधारणा बता रही है, इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवहार या फिर लेन देन कह दो, लेन देन के दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं, जिसमें से एक पहलू को क्रेडिट यानी जमा, चलिए पहले डेबिट लिख देता हूं, डेबिट यानी नाम, तथा दूसरे पहलू को क्रेडिट यानी कि जमा किया जाता है, जमा किया जाता है। अभी मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया था कि आपने अपने व्यवसाय के लिए क्या खरीदा सर? हमने अपने व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदा। तो क्या लिया सर? फर्नीचर लिया। और क्या दिया सर? फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर ले लिया, तो बदले में कैश यानी रोकड़ दे दिया, तो रोकड़ आपने भुगतान किया। 3000 का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 3000। और रोकड़ कितना देंगे सर? 3000 रोकड़ देंगे, तो ये गई 3000। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपने लिया, एक पहलू था लेने वाला, तो जिस चीज को लिया उस चीज को डेबिट करेंगे, यानी कि फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो चीज आपने दी है उस चीज को आप क्रेडिट करेंगे, यानी कि रोकड़ अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो ये बात कौन बताता है सर? द्विपक्षीय अवधारणा हमें बताती है। और ये द्विपक्षीय अवधारणा इसके अलावा हमें एक बात और भी बताती है
देखिए आपने जो लिया उसकी वैल्यू कितनी थी 3000, और जो दिया उसकी वैल्यू कितनी थी सर 3000। तो इसका मतलब जो लिया और दिया उन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसलिए डेबिट हमेशा किसके बराबर होगा, क्रेडिट के बराबर होगा। तो इसी अवधारणा के अनुसार डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर ही होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, जितनी राशि डेबिट में होगी उतनी राशि किस में होगी, क्रेडिट में भी होगी। अर्थात डेबिट तथा क्रेडिट का योग हमेशा एक समान होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ये बात मैंने आपको यहां पे फॉर्मूले के रूप में बताती, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट का योग हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। इसका अर्थ ये हो गया। इसके बाद दूसरी बात और बता देता हूं। यही अवधारणा क्या कहती है साहब, आपने जो लिया उसके बराबर वो राशि होगी जो आपने दी है। तो यही अवधारणा हमें ये बात भी बताती है, इसी अवधारणा के अनुसार, इसी अवधारणा के अनुसार, इसी अवधारणा के अनुसार संपत्तियां जो आपके व्यापार की है वो आपके व्यापार के कुल दायित्वों के बराबर होती है। व्यवसाय की संपत्तियां, व्यवसाय की संपत्ति व्यवसाय के कुल दायित्वों के बराबर होती है, बराबर होती है। यह अवधारणा कहती है, क्या बताती है, व्यवसाय की कुल संपत्ति व्यवसाय के कुल दायित्वों के बराबर होती है। अर्थात यह अवधारणा आपको बता रही है, क्या बता रही है, देखिए मैं यहां से ऊपर से थोड़ा मिटा रहा हूं, मिटा के लिख रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यही अवधारणा कहती है भैया आपके व्यापार में जितनी भी संपत्ति है उन संपत्तियों का जो भी वैल्यू होगा, जो भी मूल्य है उन संपत्तियों का, वो हमेशा आपके कुल दायित्वों के मूल्य के बराबर होगा, कुल दायित्वों के बराबर होगा। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पे जो शब्द लिखा है कुल दायित्व है, ये कुल दायित्व होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्यापार के आंतरिक दायित्व, जो मालिक के प्रति होते हैं, व्यवसाय के मालिक के प्रति व्यवसाय का जो दायित्व है, यानी जो पैसा मालिक को देना है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं सर, इसको पूंजी कहा जाता है। और दूसरे होते हैं बाह्य दायित्व। बाह्य दायित्व मतलब जो बाहर के व्यक्तियों को पैसा देना है, यानी मालिक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को पैसा देना बाकी है, तो वो बाह्य दायित्व होता है। तो संपत्ति हमेशा दायित्वों के बराबर रहती है। आंतरिक दायित्व और कुल दायित्व दोनों, यहाँ पे बाह्य दायित्व दोनों कुल दायित्व में आ जाते हैं। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, यह उदाहरण में क्या बता रहे, देखिए इसे मिटा रहा हूं मैं, आप लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि व्यवसाय की जो संपत्ति का जितना भी मूल्य होगा वो आपकी पूंजी प्लस बाह्य दायित्व के योग के बराबर होगा, बाह्य दायित्व के योग के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पूंजी और दायित्व दोनों क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें हैं, जबकि संपत्ति डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मद होती है। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। अब इसका अर्थ देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि पूंजी का अर्थ व्यवसाय स्वामी ने जो भी धन विनियोग किया व्यापार में वो पूंजी कहलाता है, और बाह्य व्यक्तियों ने जो भी व्यापार को दिया है तो बदले में व्यापार उन्हें कुछ न कुछ भविष्य में देगा, तो उसे हम दायित्व कहते हैं। तो द्विपक्षीय अवधारणा क्या कहती है सर, द्विपक्षीय अवधारणा में कहती है प्रत्येक लेन देन के दो पहलू हैं, एक पहलू डेबिट होता है तो दूसरा पहलू क्रेडिट हो जाता है। इसे और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहते हैं। इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फर्म की जो कुल संपत्तियां वो कुल दायित्वों के बराबर होगी। अब कुल दायित्व दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो बाह्य दायित्व जो ये दायित्व ही कहलाते हैं,
लेकिन आंतरिक दायित्व को पूंजी कहा जाता है। तो इसका अर्थ हो गया पूंजी और बाह्य दायित्वों का जब योग करेंगे तो उनका योग फर्म की कुल संपत्तियों के बराबर ही होगा। तो ये होगी आपकी द्विपक्षीय अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट ये अवधारणा आपके लिए। तो द्विपक्षीय अवधारणा को आप क्या करेंगे, हमेशा अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये आपको क्या बताती है कि आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग हमेशा क्या होता है, समान होता है। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये थी अपनी कुछ लेखांकन अवधारणाएं। कुछ और लेखांकन अवधारणाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।